बच्चों आपके साथ हमने कॉल ऑप्शन डिस्कस किया, आपके साथ हमने पुट ऑप्शन डिस्कस किया। बच्चे हमें बस मेनली 3 चीजें सीखनी है। क्या सीखना है? एक फ्यूचर, एक ऑप्शन और एक तीसरी चीज सीखनी है कि इन सब में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ सेम लगता है। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके पास एक कॉल ऑप्शन है और आपके पास एक पुट ऑप्शन है, राइट। तो डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनमें डिफरेंस एक्चुअल में है क्या, राइट। तो बेसिक डिफरेंस, तो यहाँ पर जो पार्टीज होती हैं, पार्टीज वो कितनी होती हैं? 2। कॉल ऑप्शन में कितनी? 2। पुट ऑप्शन में भी कितनी? 2। और ये 2 पार्टीज कौन कौन सी होती हैं? यस प्लीज। बायर एंड राइटर। और यहाँ पर भी बेसिकली कौन कौन से पर्सन होते हैं? बायर एंड राइटर, राइट। ओके। अच्छा, अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट का नेचर होता है वो क्या होता है कि बायर जो है राइटर को T0 पर क्या पे करता है? प्रीमियम पे करता है। कौन से वाले केस में पे करता है? पहले तो कॉल वाले केस में। अच्छा, पुट वाले केस में क्या होता है? पुट वाले केस में भी बायर जो है वो राइटर को क्या पे करता है? प्रीमियम ही पे करता है, राइट। मतलब ये कि कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन के अंदर ये चीज भी सिमिलर है कि भैया बायर जो है वो राइटर को T0 पर कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रीमियम पे किया जाता है? T0 पर, मतलब एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, इनिशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इन द वेरी वेरी बिगनिंग, राइट। बायर जो है वो राइटर को प्रीमियम पे कर रहा है। अच्छा, बायर जो है, बायर ने राइटर को प्रीमियम पे किया, दिस इज द वन थिंग। तो राइटर ने बायर को क्या दिया? राइटर ने बायर को क्या दिया? राइटर ने बायर को इसके बदले में दिया डॉक्यूमेंट। राइटर ने बायर को इसके बदले में क्या दिया? डॉक्यूमेंट, राइट। मतलब यहां पर भी इंस्ट्रूमेंट जो है राइटर बायर को दे रहा है कॉल ऑप्शन वाले में, और पुट वाले ऑप्शन में भी राइटर जो है वो बायर को इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, ठीक है। बट सर इस इंस्ट्रूमेंट में लिखा क्या हुआ है? ये एक डिफरेंस अमाउंट है, राइट। इसमें क्या लिखा हुआ है कि राइटर ने बायर को एश्योरेंस दिया है, किस चीज का? राइट टू बाय, राइट, एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। और जो ये प्री डिटरमाइंड प्राइस है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस, राइट। यहां पर भी राइटर ने बायर को एश्योरेंस दिया है, किस चीज का? राइट टू बाय नहीं, राइट टू सेल का, राइट टू सेल के लिए एट द रेट ऑफ किस कौन से प्राइस के लिए? यस प्लीज, स्ट्राइक प्राइस। मतलब बच्चों की जो डिफरेंस है वो ये है कि डॉक्यूमेंट में लिखा क्या हुआ है। डॉक्यूमेंट में, पहले डॉक्यूमेंट में कॉल ऑप्शन वाले केस में लिखा हुआ है राइट टू बाय, बायर हैज ए राइट टू बाय। और पुट वाले ऑप्शन के अंदर इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखा हुआ है? द बायर हैज ए राइट टू सेल। मैं फिर से बोल देता हूं, पुट में क्या लिखा हुआ है? पुट में लिखा हुआ है राइट टू सेल दिस। आपको याद होगा, अगर आपने पहली वीडियो देखी थी तो वहां पर बताया था मैंने कि ये हमारा पुट ऑप्शन किसके लिए है? फार्मर्स के लिए, जिनके पास असेट आज नहीं है, जिनके पास ऑनियन आज नहीं है, फसल आज नहीं है, बल्कि 6 महीने के बाद होगी। तो 6 महीने के बाद उनको उस फसल को क्या करना होगा? बेचना होगा। तो अगर उनको फसल को बेचना होगा तो उनको क्या चाहिए? राइट टू सेल चाहिए। तो राइट टू सेल उनको कहां से मिल सकता है? हाँ जी, कहां से मिल सकता है? पुट ऑप्शन में। और अगर कोई इंपोर्टर है जिसने मशीनरी इंपोर्ट की है और उस मशीनरी इंपोर्ट करने के बाद 6 महीने के बाद उसको पेमेंट पे करनी है, तो उसको 6 महीने के बाद बेसिकली डॉलर परचेज करना है। तो उसको चाहिए कि 6 महीने के बाद जो डॉलर वो परचेज कर रहा है उसका रेट पहले से ही प्री डिटरमाइन हो जाए। तो रेट जो पहले से डिटरमाइन हो जाएगा वो कहां पर डिटरमाइन हो जाएगा? कॉल ऑप्शन वाले केस, राइट। फार्मर को ये डर है कि प्राइस कहीं डाउन ना हो जाए। फार्मर को क्या डर है कि कहीं प्राइस डाउन ना हो जाए, इसलिए वो क्या बाय करता है? इंश्योरेंस जो लेता है उसको क्या बोलते हैं? पुट ऑप्शन। और इंपोर्टर को क्या डर है? कि प्राइस हाई ना हो जाए, राइट। इसलिए हमारा जो इंपोर्टर है वो क्या लेता है? कॉल ऑप्शन। मतलब जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, अब बच्चों बायर ने जो है वो पुट कॉल ऑप्शन ले लिया या पुट ऑप्शन ले लिया। अब ऑन द डेट ऑफ ऑन एक्सपायरी, एक्सपायरी पर क्या होगा? ऑन एक्सपायरी, एक्सपायरी डेट पर जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वो एक्सरसाइज प्राइस से या स्ट्राइक प्राइस से क्या हो सकता है?
ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सोच के बताओ। अगर मार्केट प्राइस कॉल ऑप्शन के केस में एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा हो जाएगा तो राइटर जो है वो बायर को कंपनसेशन पे करेगा या नहीं करेगा? करेगा। कॉल ऑप्शन किस वाले केस में था, इंपॉर्टर वाले केस में। इंपॉर्टर वाले केस में हमारे इंपॉर्टर ने कॉल ऑप्शन बाय की थी ये सोचते हुए कि अगर प्राइस हाई हो गया तो मुझे कंपनसेशन मिल जाना चाहिए, राइट। तो यहां पर इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इन द मनी सिचुएशन। और जैसे ही इन द मनी आता है इसका मतलब है कि दैट राइटर विल कंपनसेट टू द बायर, राइट। और अगर मार्केट प्राइस पर शेयर या मार्केट प्राइस पर स्पेसिफाइड एसेट जो है वो स्ट्राइक प्राइस से या एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा नहीं हो जाती बल्कि कम हो जाती है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, हाँ जी, आउट ऑफ मनी सिचुएशन। और आउट ऑफ मनी सिचुएशन के अंदर वैल्यू ऑफ द कॉल, आई रिपीट, वैल्यू ऑफ द कॉल जो होगी वो कितनी होगी, जीरो, राइट। वैसे हम लोग फाइंड तो करेंगे एमपी माइनस ईपी करके, बट एमपी माइनस ईपी करके नेगेटिव आएगा, और जब नेगेटिव आएगा तो उसको क्या बना देंगे, जीरो, ओके। और तीसरा केस क्या है कि मार्केट प्राइस पर शेयर या स्पेसिफाइड एसेट इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, राइट, दिस इज एट द मनी सिचुएशन। और एट द मनी सिचुएशन के अंदर वैल्यू ऑफ द कॉल भी अभी भी क्या होगी, मतलब इस केस के अंदर हमारा जो राइटर है वो बायर को कुछ भी अमाउंट अपनी पॉकेट से पे नहीं करेगा, यस। अच्छा, और आगे चलेंगे। ऑन एक्सपायरी, मैं पुट ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूं। पुट ऑप्शन में अगर मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा हो जाए, हाँ जी, राइट। बच्चों ये फार्मर वाला केस है, अगर तो मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा फार्मर जो है वो मार्केट में बेचने में ज्यादा कंफर्टेबल है ना। तो इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, आउट ऑफ मनी। तो इस केस में हमारा फार्मर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहेगा, यानी कि ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी राइटर विल नॉट पे एनीथिंग टू द बायर। अच्छा, अगर मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो एक्सरसाइज प्राइस से कम हो जाए, अब क्या होगा, राइट, दिस इज द इन द मनी सिचुएशन। और यहां पर हम लोग वैल्यू ऑफ द कॉल निकालेंगे, मतलब सॉरी वैल्यू ऑफ द पुट निकालेंगे। और वैल्यू ऑफ द पुट कैसे निकालेंगे, ईपी माइनस एमपी, राइट। क्या ईपी माइनस एमपी से जो आता है वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन जो होता है, क्या वही हमारे बायर का या राइटर का प्रॉफिट या लॉस होता है, नहीं। हमें क्या एडजस्ट करना होता है, प्रीमियम, राइट। सो यहां पर इसके बाद निकालते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर, मान लो जो है वो एक्सरसाइज प्राइस के बराबर है, तो उसको क्या बोलेंगे, यस प्लीज बोलो, एट द मनी सिचुएशन। और इस केस के अंदर भी वैल्यू ऑफ पुट जो होगा वो कितना होगा, जीरो, राइट, ओके। और बच्चों जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें गेन फाइंड करना है, गेन टू बायर। तो गेन टू बायर कैसे आएगा, यस प्लीज। बायर ने बेसिकली वैल्यू ऑफ द कॉल रिसीव किया और पे क्या किया, प्रीमियम, राइट। तो उसका गेन कैसे निकालेंगे, इट विल बी लाइक दिस, वैल्यू ऑफ द कॉल माइनस प्रीमियम पेड, दिस इज गेन टू द बायर। अच्छा, इसके अलावा गेन टू राइटर, राइटर के लिए बताइए, राइटर के लिए गेन कैसे निकालेंगे, प्रीमियम रिसीव्ड माइनस वैल्यू ऑफ द कॉल ऑन द एक्सपायरी। आई थिंक क्लियर। और अगर ये नेगेटिव आ जाए तो नो डाउट लॉस हो जाएगा, है ना। ओके, कम बैक। अब बच्चों मैं यहाँ पर पुट ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ कि गेन टू द बायर फाइंड करना है, गेन टू द बायर। तो गेन टू द बायर यहाँ पर, अब यहाँ पर भी क्या होगा, बायर को कुछ वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन रिसीव हुई है, कब हुई है,
ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, और प्रीमियम का अमाउंट उसने पहले से ही T0 पर पे कर दिया है। तो नाउ आई कैन से दैट वैल्यू ऑफ द पुट माइनस प्रीमियम पेड, राइट। और इसके अलावा हमने कहा वी हैव टू फाइंड आउट गेन टू राइटर। गेन टू राइटर क्या होगा? प्रीमियम रिसीव्ड माइनस वैल्यू ऑफ पुट। ये तो ऑलमोस्ट सेम हो गया, मतलब दोनों सिचुएशन में सेम हो गया, राइट। अच्छा, और आगे चलते हैं बच्चों। मैं आपसे बात कर रहा हूं फॉर बायर। बायर को मैक्सिमम लॉस कितना होगा? बायर को मैक्सिमम लॉस कितना होगा, क्या कहते हो? यस, प्रीमियम पेड। जितना प्रीमियम का अमाउंट हमारे बायर ने पे किया है उससे ज्यादा का लॉस हमारे बायर को नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो तो बेसिकली इंश्योरेंस परचेज कर रहा है और इसके बदले में उसने अपना प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया है। तो प्रीमियम का अमाउंट पे करने के बाद वो किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेवार नहीं है, राइट। तो मैक्सिमम लॉस टू द बायर कितना होगा? यस प्लीज, क्या लिखेंगे? प्रीमियम पेड, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम फॉर राइटर के लिए मैक्सिमम गेन कितना होगा? राइटर के लिए मैक्सिमम गेन कितना होगा? चलो एक काम करते हैं, पहले बायर की ही बात करते हैं। बायर को जो मैक्सिमम लॉस हुआ है वो कितना हुआ है? प्रीमियम पेड, राइट। अच्छा, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ है? बच्चों, हमारे इस बायर को प्रॉफिट कब कब होगा? जब मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा होता है, राइट। अच्छा, मार्केट प्राइस है जो है वो कितना ज्यादा हो सकता है? कोई लिमिटेशन है? नहीं है ना। जितना एक्सरसाइज प्राइस है 1380, एक्चुअल प्राइस है 1500, या फिर एक्चुअल प्राइस है 1600, या एक्चुअल प्राइस है 1700, तो एक्चुअल प्राइस तो जितना मर्जी ज्यादा हो सकता है। तो हमारे बायर को भी प्रॉफिट मैक्सिमम कितना हो सकता है? अनलिमिटेड। तो मैक्सिमम प्रॉफिट टू द बायर इज अनलिमिटेड। आई थिंक क्लियर। अच्छा, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं किस बारे में? फॉर राइटर के लिए मैक्सिमम गेन बता सकते हो कितना? मैक्सिमम गेन टू द राइटर इज ओनली एंड ओनली अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ऐसा क्यों भाई? इंश्योरेंस कंपनी को बायर ने प्रीमियम पे कर दिया, राइट। अब इंश्योरेंस कंपनी को इसके बाद मिलेंगे कब पैसे? इसके बाद तो इंश्योरेंस कंपनी को कुछ मिलने वाला नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हुआ है वो गेन तब हो जाएगा अगर कोई भी कंपनसेशन ना पे करना पड़े, राइट। कंपनसेशन पे नहीं करना पड़ेगा तो पूरा का पूरा प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रॉफिट बन जाएगा। अगर कंपनसेशन पे करना पड़ेगा तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट जो है वो माइनस में चला जाएगा, राइट। तो व्हाट आई मीन टू से, मैक्सिमम गेन टू द राइटर कितना होगा? प्रीमियम। और ये प्रीमियम भी राइटर के लिए प्रॉफिट तब होगा जब हमारे राइटर को फ्यूचर में कंपनसेशन पे नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर। अच्छा, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? यस, अनलिमिटेड। जो भी हमारे बायर को प्रॉफिट है वो हमारे राइटर के लिए लॉस होगा। आई थिंक क्लियर। ओके, अब बच्चों पुट ऑप्शन में आ जाते हैं। पुट ऑप्शन में मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ बायर को मैक्सिमम लॉस कितना होगा? इट विल बी द प्रीमियम पेड, क्योंकि प्रीमियम के अलावा तो बायर कुछ और पे करता ही नहीं है, राइट। अच्छा, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना? मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बायर को? थोड़ा सोचो। बायर को प्रॉफिट कब होगा? जब प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से डाउन होता है ना। ये फार्मर वाला केस है। फार्मर क्या कहता है कि अगर प्राइस डाउन हो जाए तो मुझे कंपनसेशन चाहिए, राइट। तो एक्सरसाइज प्राइस से जब एक्चुअल प्राइस डाउन होता जाएगा तो हमारे इस बायर को प्रॉफिट होता जाएगा।
राइट। तो एक्सरसाइज प्राइस से एक्चुअल मार्केट प्राइस कितना डाउन हो सकता है? 0 आ सकता है। पर 0 से क्या और नेगेटिव हो सकता है? 0 से नेगेटिव तो नहीं हो सकता। मतलब ये कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट टू द बायर किसके बराबर हो सकता है? एक्सरसाइज प्राइस के। एचडीएफसी का शेयर 1380 है, ठीक है, आपने पुट ऑप्शन बाय कर दिया, यानी कि यू हैव ए राइट टू सेल द शेयर एट रुपीज 1380। एक्चुअल मार्केट प्राइस हो गया सपोज करो फ्यूचर के अंदर एक्सपायरी डेट पर 1300 रुपए, तो राइटर जो है वो कितना कंपनसेट पे करेगा? 80 रुपए। मान लो एक्चुअल मार्केट प्राइस हो गया 1200, तो अब राइटर कितना कंपनसेट पे करेगा? 180। अब एक्चुअल मार्केट प्राइस हो गया 1000, तो अब राइटर कितना कंपनसेट पे करेगा? 380। अब मार्केट प्राइस 1000 से कम हो गया 500, तो कितना कंपनसेट पे करेगा? 880। मार्केट प्राइस हो गया 100 रुपए, ऐसा होगा नहीं पर मान लो हो गया 100 रुपए, राइट, तो कितना आप कंपनसेट पे करेगा राइटर? 1280। मार्केट प्राइस हो गया 0, तो राइटर मैक्सिमम कितना कंपनसेट पे करेगा? 1380। अब क्या 0 से और नीचे जा सकते हैं? कितना गिरोगे यार? 0 से ज्यादा नहीं गिर सकते, राइट। सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉस जो हमारे बायर को, राइटर को हो सकता है वो 1380 हो सकता है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट जो बायर को मिल सकता है, वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन मिल सकती है, वो किसके बराबर मिल सकती है? एक्सरसाइज प्राइस के। बट रुको, एक्सरसाइज प्राइस हमारे बायर को मिल गया, 1380 मिल गया, बट इस एक्सरसाइज प्राइस के लिए हमारे बायर ने अपनी जेब से भी तो कुछ पे किया है। क्या पे किया है? प्रीमियम। तो वो प्रीमियम का अमाउंट यहां से क्या कर दें? हटा दें। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए बायर कैन हैव इन द पुट ऑप्शन। आई थिंक क्लियर, राइट। फॉर राइटर के एंगल से बात करते हैं, तो जो राइटर को मैक्सिमम गेन कितना हो सकता है? यस प्लीज, प्रीमियम। और राइटर को मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? जितना राइटर को प्रॉफिट हुआ है ना, और राइटर को प्रॉफिट कितना हुआ? यस प्लीज, एक्सरसाइज प्राइस माइनस प्रीमियम। आई थिंक क्लियर। एक लास्ट डिफरेंस बच्चों, अब हमने ये सब कुछ सीख लिया है, तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप बायर बनना चाहते हो, तो बायर बनने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि मार्केट प्राइस हाई जाएगा या लो जाएगा इन केस ऑफ द कॉल ऑप्शन? देखो, अगर आप बायर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली प्रॉफिट कमाना चाहोगे या लॉस कमाना चाहोगे? कोई भी बायर बनेगा या राइटर बनेगा वो डेफिनेटली प्रॉफिट के लिए करेगा, राइट। अगर आप बायर बनना चाहते हो तो यानी कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए जिससे कि आप कॉल ऑप्शन बाय करो? राइटर बायर को प्रॉफिट कब होगा? जब प्राइस हाई चला जाएगा, डाउन चला जाएगा? हाई चला जाएगा। यही किया था ना हमने। तो प्राइस अगर हाई चला जाएगा तो बायर को प्रॉफिट होगा, यानी कि बायर की क्या एक्सपेक्टेशन होती है? मार्केट प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है। किससे बढ़ने वाला है? किस चीज से बढ़ने वाला है? स्ट्राइक प्राइस, राइट। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ बायर क्या होती है? दैट द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑन एक्सपायरी, कौन सी एक्सपायरी? जो डेट आपको बताई हुई है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, ऑन एक्सपायरी विल बी, यस प्लीज, मोर देन, किससे ज्यादा? स्ट्राइक प्राइस। एक्सपेक्टेड प्राइस ऑन द एक्सपायरी विल बी मोर देन स्ट्राइक प्राइस। सोचो, पुट ऑप्शन अगर आपने बाय किया तो आपको कंपनसेशन कब मिलेगा? अगर प्राइस कम हो जाएगा, है ना। तो प्राइस कम होने की उम्मीद है तो आप कॉल ऑप्शन में तो आओगे ही नहीं, तो आप कहां जाओगे? पुट ऑप्शन में। अच्छा मुझे बताओ, क्या आपका फार्मर होना, क्या इंपोर्टर होना जरूरी है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के लिए? बिल्कुल नहीं। समझाने के लिए तो मैंने ऐसा समझाया है कि फार्मर को पुट ऑप्शन चाहिए होता है क्योंकि उसको फसल बेचनी है, राइट। इंपोर्टर को कॉल ऑप्शन चाहिए होता है क्योंकि उसको डॉलर्स फ्यूचर में परचेज करने होते हैं। बट सर एक्चुअल में
इनका फार्मर होना या फिर इंपोर्टर एक्सपोर्टर होना जरूरी नहीं है, राइट। आपको प्राइस की देखो, कॉल ऑप्शन में आपको जो है बेनिफिट, आपको जो राइटर कंपनसेट करेगा वो कब करेगा, जब प्राइस क्या हो जाए, हाई हो जाए। तो आप कॉल बायर कब बनना चाहते हो, जब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन हो कि प्राइस हायर होने वाला है। आपने एचडीएफसी का 1380 का कॉल बाय किया, राइट। ये कब बाय करोगे, जब आपको उम्मीद हो कि एक्सपायरी डेट पर यानी कि 24 नवंबर को आपका मार्केट प्राइस ऑफ द एचडीएफसी कितना हो जाएगा, 1580। अगर मार्केट प्राइस 1500 नहीं हुआ, 1380 से ज्यादा हो गया, तो ये तो आउट ऑफ मनी सिचुएशन हो जाएगी, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आपकी क्या उम्मीद है कि एक्सपेक्टेड प्राइस ऑन एक्सपायरी इज मोर देन स्ट्राइक प्राइस, और यहां पर आपको क्या उम्मीद है, एक्सपेक्टेड प्राइस ऑन एक्सपायरी इज, यस प्लीज, लेस देन क्या, स्ट्राइक प्राइस। आई थिंक क्लियर। अब आप मुझे बताओ कि आप जो है राइटर कब बनना चाहोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ राइटर, आप राइटर बनना चाहते हो कॉल ऑप्शन के, तो अब आपकी क्या उम्मीद है, आपको उम्मीद है कि यार प्राइस अप नहीं जाएगा, प्राइस और डाउन जाएगा। आज 1380 प्राइस नहीं, 1380 से भी डाउन जाएगा। जब 1380 से डाउन जाएगा प्राइस और आपने कॉल ऑप्शन का आपने राइटर बन भी गए, तो आपको कोई कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है, तो प्रीमियम का अमाउंट आपके लिए क्या बन जाएगा, गेन, राइट। तो आपकी क्या उम्मीद है, दैट एक्सपेक्टेड प्राइस ऑन एक्सपायरी इज लेस देन क्या, स्ट्राइक प्राइस। और यहां पर भी हमने कहा दैट एक्सपेक्टेड प्राइस ऑन एक्सपायरी इज मोर देन स्ट्राइक प्राइस। बच्चों इन्हीं सबको हम लोग आपके साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट सर पूरी मार्केट के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं जो कि ट्रेड करते हैं, ये 3 तरह के लोग कौन से होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे एक और नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टुडे। अच्छा बता देता हूँ 3 तरह के जो लोग होते हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो होते हैं, नंबर 1 इज ट्रेडर्स। ट्रेडर कौन होते हैं कि आपने कॉल ली, आपने कॉल बाय की, तो आप क्या बन गए, ट्रेडर। आपने कॉल बाय क्यों की, क्योंकि आपको उम्मीद है कि मार्केट प्राइस क्या होने वाला है, हाई होने वाला है, और आपको मालूम है कि प्राइस अगर हाई हो जाएगा तो राइटर आपको कंपनसेशन पे करेगा, तो अब आप क्या बन गए, ट्रेडर, राइट। यहां पर आप क्या हो, ट्रेडर हो, नंबर 1। नंबर 2 ये भी हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी एचडीएफसी के शेयर्स हैं, राइट, बट आप अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, राइट, हैजिंग करना चाहते हो। तो यहां पर अब दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डेरिवेटिव मार्केट में एंटर करते हैं। आप फार्मर हो, वाकई में आप फार्मर हो, और आपने ऑनियन का पुट ऑप्शन इसलिए लिया हुआ है ताकि आप अपने जो पैदा की हुई है सामान, ऑनियन वगैरह, तो उसको आप एक स्पेसिफाइड रेट पर बेच सको, आपको एक प्री डिटरमाइंड प्राइस मिल जाए, तो इट इज ए जेन्युइन केस। तो यहां पर आप क्या हो, हेजर्स, अपने आप को प्रोटेक्ट करवा रहे हो। पहले कौन से लोग थे, ट्रेडर, आप क्या हो, हेजर्स, अपने आप को प्रोटेक्ट करवा रहे हो। नंबर 3 तरह के लोग होते हैं जो कि मार्केट में डील करते हैं, और वो होते हैं आर्बिट्रेजर्स। मार्केट में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहती हैं, राइट, प्राइस डिफरेंसेस। सोचो एक मार्केट के अंदर प्राइस कम है, दूसरी मार्केट में प्राइस ज्यादा है, तो सस्ता लेके हम लोग महंगा बेच देंगे, तो हमें अपने आप से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। इससे डिमांड सप्लाई का गैप भी बदल डिफरेंट हो जाएगा, इस पर आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो तीसरे तरह के वो लोग होते हैं जो कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की तलाश करते रहते हैं। कैसी अपॉर्चुनिटीज, कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसमें कि एक मार्केट में सस्ता सामान मिले, दूसरी मार्केट में सामान महंगा बिक रहा हो, और अपने आप से क्या डिफरेंस अराइज हो जाए, प्रॉफिट का। तो ये 3 लोग पूरी मार्केट में कैसे ट्रेड करते रहते हैं, इन सब की अपनी अपनी कैलकुलेशंस कैसी होती हैं, ये सब कुछ हम लोग आपके साथ पूरे डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। मतलब पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग 3 पर्सन के एंगल से बात करेंगे। यस प्लीज, कौन कौन से पर्सन, ट्रेडर्स, हेजर्स, एंड नंबर 3 आर्बिट्रेटर्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ नेक्स्ट क्लास में और आगे प्रोसीड करेंगे। दिस इज